अमरबेल एपिसोड 105। वो अक्सर इसे इसी वक्त फोन करता था, मगर इस रोज इसका फोन नहीं आया। 11 बजे के करीब अलीजा ने कुछ हिम्मत करते हुए इसके मोबाइल पर इसे फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो जुनैद, मैं अलीजे हूँ। मैं जानता हूँ, जुनैद ने इसकी बात के जवाब में बड़े सपाट से अंदाज में कहा। मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी। अलीसे की समझ में नहीं आया वो इसके अलावा इससे क्या कहे। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। अलीसे इसके लहजे में नाराजी तलाश करने लगी। बहरहाल मेरा तो ख्याल था आप खासी खुद मुख्तार है, दूसरों के इंतजार जैसी हमाकत नहीं कर सकती। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वो पहली बार इस बात से आगाह हुई थी कि जुनैद तंजिया गुफ्तगू भी कर सकता है। मैं मसरूफ था, इसलिए फोन नहीं किया। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर अलीजे ने ही हिम्मत करते हुए पूछा, आपने अखबार देखा? रोज देखता हूँ। इसका लहजा अब भी बेतासुर था। आज का अखबार देखा? शायद तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। इसने इतने डायरेक्ट अंदाज में कहा कि वो कुछ नहीं बोल सकी। हाँ देखी है मैंने, बहुत अच्छी आई है। शर्मिंदगी से अलीजे का चेहरा सुर्ख हो गया। यकीनन फोर्ट्रेस में बनवाई होगी तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो अब भी कुछ नहीं बोल सकी। सही कह रहा हूं ना? वो बड़े नॉर्मल से लहजे में इससे पूछ रहा था। जुनैद, मैं आपको बता देना चाहती। जुनैद ने इसकी बात काट दी। मैंने कोई इतराज नहीं किया। क्या मैंने किया है? आपने नहीं किया, मगर जुनैद ने एक बार फिर इसकी बात काट दी। और मैंने कोई वजाहत भी नहीं मांगी। क्या मांगी है? नहीं, मगर मैं फिर भी माजरत करना चाह रही हूँ। किस चीज के लिए? गलत बयानी के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर इसको झूठ कहते हैं जिसे आप गलत बयानी कह रही हैं। वो कुछ देर खामोश रही। ठीक है, आप इसे झूठ कह ले। मैं अपने झूठ के लिए आपसे एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। फायदा? अलीज़ी की समझ में नहीं आया कि वो इसकी बात का क्या जवाब दे। मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे आपको बता देना चाहिए था। अलीज़ी ने कुछ देर के बाद इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें इस चीज पर अफसोस है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मगर तुम्हें इस चीज पर अफसोस नहीं कि तुम एक अहमकाना बात के लिए वहां गई थी। जुनैद ने तल्खी से कहा। जुनैद, मैं आपको ये सब कुछ नहीं समझा सकती। इसने कुछ बेबसी से कहा। तुम मुझे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं समझा सकती क्योंकि इसका कोई सर पैर ही नहीं है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। सालिया मेरी कोलीग और दोस्त है। उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कजन है। जुनैद ने इसी तरह कहा। मगर सालिया के साथ ज्यादती हुई है। उमर जहांगीर के साथ भी ज्यादती हो रही है। जुनैद ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। उमर जहांगीर इस सब का खुद जिम्मेदार है। सालिया भी इसकी खुद जिम्मेदार है। हम गैर मुतल्लका लोगों की वजह से आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? अलीजे ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। जब गैर मुतल्लका लोगों के लिए सड़क पर पोस्टर पकड़ के खड़ी होगी तो फिर बहस तो होगी। अगर आज कोई उमर जहांगीर के लिए ऐसे ही कोई वॉक कंटेंट करे तो तुम जाओगी वहां? अलीजे खामोश रही। जुनैद तल्खी से हंसा। हाँ, नहीं जाओगी। मैंने तुमसे पहले कभी कहा था, रिश्ते दयानतदारी मांगते हैं और तुम ये हकीकत तस्लीम करो ना करो, मगर उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कजन है। जुनैद ने दो टोक लहजे में कहा। मैं अपने घर वालों को इस तस्वीर की क्या वजाहत दे सकता हूँ कि मेरी मंगेतर अपने ही खानदान वालों के खिलाफ पोस्टर पकड़कर सड़क पर खड़ी है। अलीसे अपने होंठ काटने लगी। मैंने आपको बताया है, मैं बहुत खुशी से वहां नहीं गई थी। मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ा। नहीं, मैं ये वजाहत कबूल नहीं कर सकता कि कोई मजबूरन कुछ भी नहीं करता, जब तक अपनी मर्जी किसी न किसी हद तक इसमें शामिल ना हो। जुनैद ने इसी तरशी से कहा। मैं आपसे एक्सक्यूज कर तो रही हूँ। मुझे तुम्हारी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है लीजे।
जिस चीज पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, इसके लिए एक्सक्यूज मत करो। जुनैद ने दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर मैं और क्या करूं? आपको बता तो चुकी हूं कि जुनैद ने इसकी बात काट दी। मैं इस मौजू पर तुमसे फिर कभी बात करूंगा। इसके लहजे की खफकी इसी तरह बरकरार थी। और रात को मैं तुम्हें खाने पर नहीं ले जा सकूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। इसने कल का बनाया वो प्रोग्राम कैंसिल करते हुए कहा, खुदा हाफिज। इसके जवाब का इंतजार किए बगैर जुनैद ने फोन बंद कर दिया। अलीजे ने मायूसी से अपने मोबाइल को देखा। आखिर दूसरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझते? उमर जहांगीर को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तब भी जब वो गलत हो? इसने मोबाइल मेज पर रखते हुए सोचा। शाम को वो वापस घर आई तो नानो का गुस्सा इसी तरह बरकरार था। अलीजे के डिप्रेशन में कुछ और इजाफा हो गया। मैं तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलोगी। इन्होंने रात को खाने की मेज पर बोलना शुरू कर दिया। तुम बहुत खुदसर हो गई हो अलीजे। अलीजे ने खामोशी से खाना खाते खाते चम्मच अपनी प्लेट में पटक दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस पर आप सब इसी तरह मुझे इल्जाम ठहरा रहे हैं? इसकी आंखों में आंसू आने लगे। हमारी फैमिली की हैसियत यह रह गई है कि तुम सड़कों पर पोस्टर पकड़कर खड़ी हो, और वो भी अपनी फैमिली के एक फर्द के खिलाफ। नानो बुरी तरह मुश्तिल थी। इसके आंसुओं ने भी इनको मुतासिर नहीं किया। तुम अब बच्ची नहीं हो लीजे कि इस तरह की हमाकतें करती फिरो और मैं तुम्हें कवर करूं। इंगेज्ड हो, अपनी फैमिली का नहीं तो अपने इन लॉज का ही ख्याल किया करो। क्या सोचते होंगे ये तस्वीर देखकर वो तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में? खास तौर पर जुनेद, वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, जिससे तुमने कल बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस गई थी? कुछ भी नहीं सोचता वो और इसके घर वाले। बस आपको ही ज्यादा फिक्र है क्योंकि ये उम्र का मसला है और उम्र के खिलाफ तो आप कभी भी सच नहीं सुन सकती। बदतमीजी मत करो अलीजे, नानो ने इसे डांटा। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? उमर ने क्यों सालिया पर हमला करवाया था? अब अगर करवाया है तो भुगते। उमर ने सालिया पर कोई हमला नहीं करवाया, वो इसकी तरदीद कर चुका है। आप क्या बात करती हैं नानो? वो तरदीद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या ये कहेगा कि हाँ मैंने ही हमला करवाया है? मगर इस सारे मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इसमें? उमर जाने या सालिया, तुम ख्वामोखा। अलीजे ने नानो की बात काट दी। मैं क्या इन्वॉल्व हो रही हूँ? एक वॉक अटेंड कर ली तो आप सब मुझे इस तरह मुलामत करते हैं। आपने कभी उमर को इस तरह डांटा है जिस तरह मुझे डांट रही हैं, जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और उमर बहुत सारे गलत काम करता है। सही काम? कौन सा सही काम? ये सड़कों पर खड़े होना? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम इस तरह सड़कों पर ख्वार होती फिरो? शर्म आनी चाहिए। आज तक हमारे खानदान की किसी औरत ने ऐसा नहीं किया जैसे तुम कर रही हो। लोअर मिडिल क्लास वाली जहनियत होती जा रही है तुम्हारी। और कल को सिकंदर फोन करके तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूं इससे कि ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है? वो बोलती जा रही थी। अलीजा ने कुछ कहने के बजाय गुस्से में खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में आ गई। अगले दिन वो ऑफिस में काम कर रही थी जब दोपहर के करीब इसे पता चला कि सूबाई हुकूमत ने सहाफियों के एहतजाज की वजह से उमर को मुअत्तल कर दिया था। इसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था। ऑफिस में ये खबर खासी दिलचस्पी और जोशो खरोश के साथ सुनी गई थी। खास तौर पर सालिया खासी खुश थी और अलीजे को ये खबर भी इसी ने सुनाई थी। अलीजे ने इसे बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ मुबारकबाद दी, मगर इस खबर को सुनते ही इसे ये एहसास होना शुरू हो गया था कि वो खुश नहीं थी। शायद वो ये तवक्को ही नहीं कर रही थी कि उमर को बुलाकर मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसे यही तवक्को थी कि इसके खानदान के दूसरे लोगों की तरह उमर भी बच जाएगा। मगर अब ये खबर उमर के साथ ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। इसके साथ जो कुछ इसने किया, इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए थी। वो ऑफिस में सारा वक्त अपनी अफसुर्दी को दूर करने के लिए खुद से कहती रही,
مگر اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنید نے اس دن بھی اسے فون نہیں کیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اگلے دن اخبارات میں اس کی معطلی کی خبر سن کر اس کی ناراضگی میں کچھ اور اضافہ ہوگا۔ نہ صرف اس کی ناراضگی میں بلکہ نانو کے غصے میں بھی، جو عمر کی معطلی کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھے گی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اگلے دن اخبارات میں عمر کی معطلی کی خبر پڑھنے کے بعد نانو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ علیزہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے ان کی تند و تیز گفتگو سنتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ تم کو اندازہ ہے کہ عمر کی معطلی سے اس کا کریئر کس بری طرح متاثر ہوگا؟ میں پہلے ہی تمہاری اس تصویر کی وجہ سے ایاز اور جہانگیر کی بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اپنے خاندان کے خلاف اس قسم کی ریلیز اور واکس میں حصہ لے کر تمہیں کیا مل گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہی خاندان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے؟ انہوں نے اشتعال کے عالم میں بولتے ہوئے کہا۔ ایاز تو اس قدر ناراض ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ خود تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ تمہارے لیے ان سب نے کیا کیا نہیں کیا لیزے، اور تم ہو کہ خود اپنے ہی خاندان کو رسوا کرنے پر تلی ہو۔ نانو یہ سب میں نے نہیں، عمر نے۔ علیزہ نے پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ نام مت لو عمر کا، کچھ نہیں کیا اس نے، جو بھی کیا ہے تم نے کیا ہے۔ سالیہ، سالیہ کیا ہے یہ سالیہ؟ کیوں ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اور تم اس لڑکی کو اپنا دوست کہہ کہہ کر گھر لاتی رہی۔ نانو سے غصے میں اپنی بات مکمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ علیزہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہی ہوئی کوئی بات بھی اس وقت نانو کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی معطلی کے 2 دن کے بعد عمر لاہور میں تھا اور اس نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے خلاف تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف یہ تمام الزامات لگانے والوں کے سیاسی مفادات ہیں۔ اس نے خاص طور پر اپنے علاقے کے کچھ سیاسی گھرانوں کو اس تمام مسئلے کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اس کی ٹرانسفر کروا کر اپنی مرضی کے شخص کو وہاں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے سالیہ پرویز کو اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آفس میں شام تک اس کی پریس کانفرنس ہی ڈسکس ہوتی رہی۔ سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ عمر جہانگیر نے اس طرح دھڑلے سے اس سیاسی گھرانوں کا نام لیا تھا جو صوبائی اور مرکزی حکومت کا حصہ تھے۔ سب کو یقین تھا کہ اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک لی تھی۔ اب یہ شخص نہیں بچ سکے گا۔ پہلے تو شاید یہ بچ جاتا مگر اب ان سیاسی گھرانوں کو اس طرح دھڑلے سے انوالو کرنے کے بعد پیچھے سے اسے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حسین نے لنچ آور کے دوران کہا۔ وہ ان 2 رپورٹرز میں سے ایک تھا جو اس پریس کانفرنس کو کور کرنے گئے تھے۔ مجھے تو احمق لگا ہے یہ شخص۔ ایک تو اس طرح پریس کانفرنس کرنا حماقت تھی، اس پر مزید ڈسپینسری ایکشن ہو سکتا ہے اس کے خلاف، اور دوسرا اسٹیج پر اس طرح سیاستدانوں کو انوالو کرنا، وہ بھی وہ جو حکومت میں ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دوسرے رپورٹر نواز نے تبصرہ کیا۔ مگر مجھے اس شخص کے اطمینان اور سکون نے حیران کیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی معطلی سے پریشان ہے، اور پھر جس طرح وہ سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ٹوک انداز میں ہر بات سے انکار کر رہا تھا، میں تو اس سے خاصا متاثر ہوا۔ مس علیزہ، آپ کا یہ کزن ہے؟ حسین نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھماتے ہوئے علیزہ سے کہا۔ سب کی طرح حسین کی بات پر اس نے بھی کچھ مسکرانے کی کوشش کی، مگر بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ سمارٹ ہونا بھی بندے کو مروا دیتا ہے، اوور سمارٹ ہونا۔ نواز نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو اس وقت خاصا حیران ہوا جب اس نے ان سیاسی گھرانوں کا نام لیتے ہوئے اس سارے معاملے میں انوالو کیا۔ کوئی دوسرا بیوروکریٹ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی تب جب وہ معطل بیٹھا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کل کے دوسرے اخبارات اس پر کیسی خبریں لگاتے ہیں۔ نواز نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیا۔ علیزہ نے اس شام کو ایک بار پھر جنید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اسے ناکامی ہوئی۔
موبائل پر اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے گھر فون کیا۔ فون فرری نے اٹھایا تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے جنید کے بارے میں پوچھا۔ جنید بھائی ابھی گھر نہیں آئے؟ فرری نے اسے طلا دی۔ آفس میں ہیں؟ علیزے نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے آفس میں ہی ہو۔ فرری نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔